हाय फ्रेंड्स। विज्ञान के पिछले भाग में हमने बात की थी प्राणियों में पोषण के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्वसन के बारे में, रेस्पिरेशन सिस्टम इन एनिमल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम सांस लेते क्यों हैं, श्वसन करते क्यों हैं। आप सभी जानते हैं कि जीवों में सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, और कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन जैसे बहुत से कार्यों को करने में कोई ना कोई भूमिका निभाते हैं। और ऐसे सभी काम, चाहे वह पोषण का हो, परिवहन, उत्सर्जन या जनन, सभी कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही हमें श्वसन की आवश्यकता होती है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है। सांस लेने की प्रक्रिया या श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन समृद्ध वायु को हम अंदर लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु को बाहर निकालते हैं। जिस वायु को हम अंदर लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है वह शरीर के सभी भागों में पहुंचती है और अंत में कोशिका में जाती है, जहां पर वही ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। जो भोजन हमने ग्रहण किया था उसी के विखंडन में ऑक्सीजन सहायता करती है, और इसी भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि श्वसन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ऊर्जा मिले। ऊर्जा इसलिए मिलती है क्योंकि हम भोजन करते हैं, और भोजन के विखंडन से हमें ऊर्जा मिलती है, और भोजन के विखंडन में मदद करता है ऑक्सीजन। अब अगर हम बात करें श्वसन के प्रकार की, इसे आप डिवाइड कर सकते हैं श्वसन के प्रकार को दो भागों में, वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय। वायवीय का मतलब होता है जब ग्लूकोज का या फिर भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से होता है। जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से होता है तो उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन, और जब भोजन या फिर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन की बात करें हम तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यानी कि जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन के साथ होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निर्मुक्त होगी। लेकिन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होगा या फिर भोजन का विखंडन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, लेकिन पानी की जगह पर एल्कोहल। यानी कि जब ग्लूकोज या भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है, मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है। इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारा शरीर होता है वह सिर्फ वायवीय श्वसन बस नहीं करता, वायवीय श्वसन के साथ साथ वह अवायवीय श्वसन भी करता है। मतलब बिना ऑक्सीजन की सहायता से। ठीक है। हमारा शरीर ऑक्सीजन की सहायता से भी श्वसन करता है, और बिना ऑक्सीजन की सहायता के हमारी जो पेशियाँ होती हैं, कई बार ऐसे काम होते हैं हम जब जैसे व्यायाम करते हैं, अधिक मेहनत वाला काम करते हैं, अधिक वजन उठाते हैं, तो ऐसे कामों में जो हमारी पेशियाँ होती हैं वहाँ पर बिना ऑक्सीजन की सहायता के श्वसन होता है। और जब हमारी पेशियों में ऐसा होता है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है। यानी कि जब भोजन का या ग्लूकोज का विखंडन पेशियों में बिना ऑक्सीजन के होता है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप गर्म जल से स्नान करिए या फिर शरीर की मालिश करवाइए। गर्म जल से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करने से होता क्या है कि शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वह बढ़ जाता है, और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ठीक है। और जब ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है तो जो लैक्टिक अम्ल होता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। क्लियर हुआ। श्वसन के टाइप्स दो होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का मतलब होता है कि जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से होता है,
और जब ऑक्सीजन की सहायता से होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जब भोजन का विखंडन बिना ऑक्सीजन की सहायता के होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल तथा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। मांसपेशियों में जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता के बिना होता है तो लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और यही लैक्टिक अम्ल जिम्मेदार होता है, या इसी लैक्टिक अम्ल की वजह से मांसपेशियों में ऐंठन होती है। आप सभी जानते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में होता क्या है। श्वसन में हम ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःश्वसन कहलाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया उच्छ्वसन कहलाता है। अब अगर हम बात करें मानव में श्वसन तंत्र की, तो हम सांस कैसे लेते हैं, मनुष्य श्वास कैसे लेते हैं। आप डायग्राम देखेंगे तो आपको दिखेगा नासा गुहा। होंठ के ऊपर ये होता है नासा गुहा। इसी नासा गुहा से हम वायु अंदर लेते हैं जो नास द्वार से होते हुए श्वास नली में जाती है, ठीक है, और बाद में वो जाती है हमारे लंग्स में यानी कि फेफड़ों में। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, ठीक है, और वक्ष गुहा जो होती है वह पसलियों से घिरी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वक्ष गुहा जो होती है हमारी वो पसलियों से घिरी होती है। ये जो है ये पसलियाँ हैं हमारी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डायफ्राम। डायफ्राम का काम होता है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करना, और यही डायफ्राम और पसलियाँ श्वसन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब अगर हम बात करें अंतःश्वसन की, अंतःश्वसन में क्या होता है कि पसलियाँ ऊपर की ओर तथा बाहर की ओर गति करते हैं। तो जब पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती हैं और बाहर की ओर गति करती हैं तो उसी समय जो डायफ्राम होता है वह नीचे की ओर गति करता है। ऐसा इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि हो जाती है और वायु जो होती है वो हमारे फेफड़ों में आ जाती है, ठीक है। इसके विपरीत जब उच्छ्वसन की बात करें तो उच्छ्वसन के समय क्या होता है, पसलियाँ नीचे की ओर और अंदर की ओर आती हैं और जो डायफ्राम होता है वह ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और जो वायु होती है वह फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है, ठीक है। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। अंतःश्वसन में पसलियाँ ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करेंगे, डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा। उच्छ्वसन में पसलियाँ नीचे की ओर और अंदर की ओर गति करेंगे जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर आएगा। अन्य जंतुओं में हम श्वसन की बात करें तो जिन जंतुओं में मनुष्य की तरह फेफड़े होते हैं उनमें श्वसन ऐसे ही होगा। लेकिन अगर हम कीड़ों की बात करें, अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच में कैसे श्वसन होगा। कॉकरोच के शरीर के पीछे भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को बोलते हैं श्वास रंध्र, ठीक है, और गैसों के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, ठीक है, और इन्हीं वायु नलियों के जाल को बोलते हैं श्वास प्रणाली या वातक। और ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विस्तृत होती है और बाद में शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। श्वासनाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। अगर हम बात करें केचुए की, तो केचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है, ठीक है। केचुए की जो त्वचा होती है वह आर्द्र और श्लेष्मीय होती है और गैसों का आवागमन केचुए की त्वचा से ही होता है। मेढक की बात करें तो मेढक में मनुष्य के समान फेफड़े होते हैं, तो मेढक फेफड़ों के साथ साथ अपनी त्वचा से भी श्वसन करता है। अब अगर हम बात करें मछलियों की, तो आप सभी जानते हैं कि मछलियों में क्लोम पाए जाते हैं, क्लोम या फिर गिल। क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन को उपयोग करने में उनकी सहायता करता है, ठीक है। क्लोम जो होते हैं वह त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं और क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो कि गैस विनिमय में सहायता करती है। तो मछलियों में श्वसन होता है क्लोम या फिर गिल की सहायता से। तो आप सभी पौधों में जो मूल होता है यानी कि जड़, वह मिट्टी में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र, और इन्हीं रंध्रों की सहायता से गैसों का विनिमय होता है।
इसके अलावा पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन वैसे ही होता है जैसे अन्य जीवों में होता है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो मिट्टी के कण के बीच में जो जगह होती है वहीं पर वायु होती है, और जो जड़ होता है वह इन्हीं वायु का क्या मूल जो होता है, यानी कि जड़ मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके आंसर्स मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप बड़े आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा। आप सभी जानते हैं फेफड़े मनुष्य में होते हैं, मेढक में होता है, बहुत से जानवर होते हैं उनमें होता है, क्लोम मछलियों में पाया जाता है, केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है CO2, लैक्टिक अम्ल, एल्कोहल, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में जो औसत श्वसन दर होती है वह होती है 15 से 18। कुछ बुक्स में 12 से 16 भी दिया हुआ है, और अधिक व्यायाम करने के बाद जो औसत होता है वह 25 हो जाता है, 25 पर मिनट। मेढक श्वसन करते हैं, मैंने आपको बताया है, फेफड़ों के द्वारा, त्वचा से, क्लोमों से, फेफड़े तथा त्वचा दोनों से। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।